बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो फाइनली हमने चैप्टर 6 जो है उसको कंप्लीट कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दरमियान में काफ़ी सारा गैप भी आ गया कुछ मेरी मसरूफियत की वजह से। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। छोटा सा चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा कि 6 से 7 या 8 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जो लोग इन वीडियोस को देख के तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग क्या होता है, और एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक छोटी सी डेफिनेशन है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन के साथ हम पाथ फंक्शन की भी बात करेंगे ताकि आपको जो बात है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद हीट चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट चेंजेस को स्टडी करती है। अब हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस हैं वो दो तरह से आ सकती हैं, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। या तो हीट एवॉल्व होगी यानी सिस्टम से बाहर निकलेगी, या हीट एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम में इन होगी हीट। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं हीट चेंजेस के लिहाज से। या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है अगर हीट एवॉल्व हो रही है, या रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो पहले हम एक्सो और एंडो का डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊंगा, बात आपको समझ भी आ जाएगी। आपने कोशिश करना है कि वीडियो को कंप्लीट देखें। दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हीट यहाँ से बाहर निकले, हीट यहाँ से बाहर निकले, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बैरूनी, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम एक्सो कहते हैं। दूसरा है हीट बाहर से इसमें इन हो, दाखिल हो हीट, इसको हम कहते हैं एंडो। एंडो कहते हैं अंदरूनी, जो चीज़ अंदर की तरफ दाखिल हो रही हो, अंदर की तरफ जा रही हो। तो एंडोथर्मिक, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी जो हीट है वो अंदर की तरफ जा रही है, सिस्टम के अंदर इन हो रही है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब हीट, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, इसका मतलब है हीट जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो ये रिएक्शन एक्सो हो सकता है या ये रिएक्शन एंडो हो सकता है। हीट बाहर की तरफ निकल सकती है सिस्टम से, या सिस्टम में इन हो सकती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझना भी बहुत ही आसान है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हीट की फ़्लो का रूल क्या होता है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से किस तरफ जाती है, कोल्डर बॉडी की तरफ। तो सपोज ये वेसल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये इसकी सराउंडिंग है, इसके इर्द गिर्द का एरिया है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा। जब इस वेसल के अंदर रिएक्शन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इस वेसल के अंदर जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। सपोज जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, 25 डिग्री। अब रिएक्शन के दौरान जो इस वेसल का टेम्परेचर है ये हो जाता है 30 डिग्री या 35 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। रूल क्या है, हीट की फ़्लो का रूल क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर। अब सराउंडिंग कोल्डर है और जो सिस्टम जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है 35 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, ये हॉटर है। तो जब ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हीट सिस्टम से बाहर की तरफ निकलेगी ताकि बैलेंस आउट किया जा सके। तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 सेल्सियस ही है, लेकिन रिएक्शन के दौरान जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर हो जाता है 15 सेल्सियस।
अब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगेन हीट की फ़्लो का रूल क्या होता है कि हीट हॉटर बॉडी से कहाँ पे आएगी, कोल्डर बॉडी की तरफ। तो सराउंडिंग से जो हीट होगी वो सिस्टम के अंदर इन होगी ताकि टेम्परेचर को बैलेंस किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो पहले तो इनकी बेसिक डेफिनेशन कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट सिस्टम से बाहर निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर इन होती है, सिस्टम के अंदर दाखिल होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। फिर इनके साइंस का भी हमने ख्याल रखना होता है। डेल एच इंथाल्पी चेंज को कहते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक ये होता है नेगेटिव, यानी जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसकी डेल एच के साथ, इंथाल्पी चेंज के साथ जो साइन हम यूज़ करते हैं वैल्यू के साथ, वो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। किन रिएक्शंस के लिए, फॉर एक्सो। फॉर एंडो डेल एच जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव, जो इसका साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज बहुत से रिएक्शन, बहुत सी एग्जांपल्स आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं, वहाँ से आप इनकी एग्जांपल्स को देख भी सकते हैं कि किन के साथ डेल एच के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, किन के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। सपोज कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो डेल एच की वैल्यू अगर आप देखें तो ये तकरीबन इतनी है, -393 किलो जूल पर मोल, इतनी वैल्यू लिखी हुई है। अब ये वाला जो माइनस साइन है ये शो करता है कि हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, ये एक्सो को शो कर रहा है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके बरक्स अगर हम कोई और रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस, इनकी आप फिजिकल स्टेट्स भी साथ लिख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन ये मिलके बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसकी जो डेल एच की वैल्यू है उसके साथ आप देखेंगे पॉजिटिव 180, इस तरह से लिखा होगा 0.5 किलो जूल पर मोल। अब ये जो पॉजिटिव साइन है ये किस चीज़ को शो करता है कि जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, यानी जो हीट है इसके दौरान एब्जॉर्ब होती है। अब ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन एक्सो और एंडो क्यों होता है? एक तो सिंपल मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। दूसरा, एंडोथर्मिक में सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। चूँकि सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग से जो हीट होती है वो सिस्टम के अंदर इन होती है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमूमन ऐसा होता है कि जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं वो कम होते हैं और जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस बात को समझना है कि जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं वो कम होते हैं और जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है कि बॉन्ड का जो बनना है वो एक्सोथर्मिक होता है। हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ रखा है कि जब दो हाइड्रोजन एटम करीब आते हैं उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कह देते हैं। तो बॉन्ड के बनने के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सो होता है। और जब बॉन्ड टूटता है, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एंडो होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं ये यूजली क्या होती है, एक्सो। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड का टूटना जो होता है ये क्या होता है, ये होता है एंडो। तो जब ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हों और कम बॉन्ड टूट रहे हों तो उस वक्त रिएक्शन यूजली एक्सो होता है। सपोज जो टूटने वाले बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड टूट रहे हैं इस साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो है टोटल 4 बॉन्ड्स, ये टूट रहे हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे टोटल मैं कहता हूँ कि 7 बॉन्ड जो है ये बन रहे हैं। अब कम बॉन्ड टूट रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। चूँकि ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसलिए पॉसिबिलिटी होगी जिस रिएक्शन में ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हों, कम बॉन्ड टूट रहे हों, वो रिएक्शन यूजली एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम इसके ऑपोजिट आ जाए, सपोज रिएक्टेंट वाली साइड पे जो 7 बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे हैं
और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो 4 बॉन्ड हैं वो बन रहे हैं। अब ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं। बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, एंडो होगा। कम बॉन्ड बन रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं। जब ऐसा होगा, बॉन्ड का टूटना क्या है, एंडोथर्मिक है। जब ज़्यादा बॉन्ड टूट रहे होंगे तो इसका मतलब जो हीट होगी फिर अमूमन वो एब्जॉर्ब होगी, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। या इसको हम एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सो और एंडो के डिफरेंस को। एक्सो में क्या होता है, एक्सो में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका हीट कंटेंट जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी उनकी एनर्जी लो होती है। सिंपल ऐसे समझ लो, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी एनर्जी लो होती है और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं, उनकी टोटल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सपोज ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो डेल एच का साइन है वो नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, सपोज अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पे 100 किलो जूल है, तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी, जो प्रोडक्ट को टोटल एनर्जी चाहिए वो है 70 किलो जूल, 70 किलो जूल। अब कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है, 30 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है। 70 किलो जूल तो यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट उसको ले लेंगे उस एनर्जी को। जो 30 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है वो सिस्टम से बाहर निकलेगी। जब सिस्टम से बाहर निकलेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यानी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे होती हैं, और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 30 किलो जूल। 30 किलो जूल किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की। जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो सिस्टम से बाहर निकलेगी। अब इसके ऑपोजिट आ जाओ, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो 70 किलो जूल है और जो प्रोडक्ट बन रही हैं उनकी एनर्जी जो है वो 100 किलो जूल है। अब इतनी एनर्जी तो प्रोडक्ट यहाँ से ले लेंगी रिएक्टेंट से, लेकिन अभी 30 किलो जूल एनर्जी इन्हें और चाहिए। अब वो तो यहाँ से नहीं आ रही, ज़ाहिर बात है, वो जो 30 किलो जूल एनर्जी इस प्रोडक्ट को चाहिए, 30 किलो जूल एनर्जी, वो 30 किलो जूल एनर्जी कहाँ से आएगी, वो सराउंडिंग से आएगी। सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और उसके डेल एच के साथ साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव साइन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान। डिटेल से मैंने जो बेसिक बातें थी वो आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, और बहुत आसान लफ्ज़ों में उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर। जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होती हैं। जब भी हम हायर एनर्जी स्टेट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट के मुकाबले में कम स्टेबल हैं। जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इस बात को आपने जहन में बिठा लेना है। जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसको ऐसे समझ लो। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी स्टेट पे होती हैं, तो यूजुअली जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो मोर स्टेबलाइज बनती हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। डिफरेंस के पॉइंट एक दफ़ा फिर सुन लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। जो इसका इंथाल्पी चेंज का साइन है एक्सो में नेगेटिव होता है वैल्यू के साथ, और एंडो में जो वैल्यू के साथ साइन आता है वो पॉजिटिव आता है। कब कब पॉसिबिलिटी है एक्सो और एंडो होने की, दो बातें मैंने आपको बताई। जब ज़्यादा बॉन्ड जो हैं, जब ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हों और कम बॉन्ड टूट रहे हों तो रिएक्शन जो होता है वो यूजली एक्सो होता है। जब ज़्यादा बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं तो रिएक्शन यूजली क्या होता है, एक्सो, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो होती है। और जब ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हों तो रिएक्शन यूजली क्या होता है, एंडो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं एज़ कंपेयर टू रिएक्टेंट, इसलिए हीट एवॉल्व होती है। जबकि एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट होती है वो हायर एनर्जी स्टेट पे होती है। जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा।
चलिए अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में, या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। बहुत ही आसान है समझने में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद प्रोसीड करते हैं। उनको करवाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एक्सटर्नल एड, विदाउट एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल एड यानी बैरूनी मदद के बगैर ये रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस विद एक्सटर्नल एड, विद एक्सटर्नल एड, बैरूनी मदद के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, आगे की जाने मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल तो इसकी ये है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की, कि अगर हमने वाटर को ऊपर से नीचे लेके आना है, ऊपर से यानी ऊंचाई से गहराई की तरफ लेके जाना है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। वाटर को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं वाटर को, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है कि वाटर हमेशा ऊंचाई से गहराई की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर हमने वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है वाटर को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी मशीन की ज़रूरत होगी, कोई पंप वगैरह हमें चाहिए होगा ताकि वाटर को हम नीचे से ऊपर ला सकें। जिस तरह से अगर ज़मीन से हमने पानी को निकालना है, फ्रेश वाटर को, तो उसके लिए घरों में हम पंप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट में जिंक को ऐड करेंगे, फ़ौरन जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा। जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, तो जो इसका ब्लू कलर होगा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ब्लू कलर का ख़त्म होना इस चीज़ को शो करता है कि जो जिंक सल्फेट है वो बन रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl और NaOH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही दोनों के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, फ़ौरन रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर हम बीकर लेंगे, एक बीकर में NaOH, एक में HCl, दोनों को मिक्स कर देंगे तीसरे बीकर के अंदर। जैसे ही मिक्स करेंगे फ़ौरन रिएक्शन होगा, NaCl बन जाएगा और वाटर स्पॉन्टेनियस होगा। इस तरह से कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक को ऐड कर देंगे, फ़ौरन रिएक्शन होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की एग्जांपल है। इस तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन, हमें पता है कि हवा के अंदर ये दोनों गैसेस सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है। 78% तकरीबन नाइट्रोजन होती है, 21% तकरीबन क्या होती है, ऑक्सीजन। लेकिन ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करती, इनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इनके मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तो बनती है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता। ये तब होता है जब लाइटनिंग बोल्ट्स होते हैं, जब बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को लेकर ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसकी डेल एच की हमने वैल्यू भी पढ़ी है, वो कितनी है, प्लस 180.5 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी एनर्जी मिलेगी इन दोनों गैसेस को, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी और ये प्रोडक्ट बनेगी। और ये एनर्जी हवा में मौजूद इन दोनों गैसेस को कब मिलती है, जब लाइटनिंग बोल्ट्स होती है, बिजली वगैरह चमकती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, तो फिर ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो इनके मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे या एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, हमने पढ़ा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो डिक्रीज़ इन एनर्जी के साथ
मूव करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो इंक्रीज इन एनर्जी के साथ प्रोसीड करते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। तो अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है चूँकि वो डिक्रीज इन एनर्जी के साथ प्रोसीड करते हैं तो उनको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बनती है। जनरल है कि जो प्रोडक्ट स्टेबल होगी वो रिएक्शन खुद ब खुद होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बाज़ केसेस में, बल्कि बहुत सारे केसेस में जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसा कि वाटर लिक्विड फॉर्म से वाटर जाए गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। यानी अगर आप छत के ऊपर एक ग्लास में वाटर रख देंगे तो कुछ घंटों के बाद वो वाटर खुद ब खुद एवेपोरेट हो जाएगा। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ उसे रखा है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, तो वाटर वो खुद ब खुद एवेपोरेट हो रहा है, लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस क्या है ये, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन साथ ही साथ क्या है ये डेल एच की वैल्यू इसके लिए क्या है, पॉजिटिव, यानी ये एंडोथर्मिक है। तो बताने का मकसद ये है कि हर केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। मतलब जो स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया है वो एक्सोथर्मिक होना या एंडोथर्मिक होना नहीं है। जो इसका स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया है वो जो दो और टर्म्स हैं वो आपके बुक के सिलेबस में शामिल नहीं है, हम उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। उनको हम कहते हैं फ्री एनर्जी, और दूसरी जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी होती है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी एक्सो और एंडो होना स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि एक्सो रिएक्शन हो रहा है तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, एंडो होगा तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो जो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्री एनर्जी और एंट्रोपी वगैरह के ऊपर। तो चलिए लास्ट में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, आसान सी हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होती है, ये 3 डेफिनेशंस ये हैं। और फिर इसके बाद जो मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपकी बुक में तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन वहाँ से उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा मैं स्टेट फंक्शन के साथ आपको पाथ फंक्शन का भी थोड़ा बताऊँगा ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाए। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होती है इसको हम एक ही एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। सिस्टम यूनिवर्स का हर वो हिस्सा होता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। अगर हम इस बोर्ड मार्कर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये हमारा सिस्टम होगा। अगर मैं इस रूम में लगे हुए पंखे को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो वो हमारा सिस्टम होगा। अगर मैं अपने मोबाइल को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो वो हमारा सिस्टम होगा। एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सिस्टम। सपोज़ ये किसी वेसल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये हमारा सिस्टम होगा, इसको हम सिस्टम कहते हैं। जिस वेसल के अंदर जिस केमिकल रिएक्शन को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होगा, ये हमारा सिस्टम हो गया। सराउंडिंग, इस सिस्टम के अलावा जितना भी इसके इर्द गिर्द का एरिया है, जितनी बाकी यूनिवर्स है सारी, बाकी यूनिवर्स सारी ये क्या होगी, ये सराउंडिंग होगी। बाकी सारी यूनिवर्स सराउंडिंग है। ये वाला जो जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये हमारा सिस्टम है विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। एक्सेप्ट सिस्टम कंप्लीट होल यूनिवर्स इज सराउंडिंग। और वो लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसको बाउंड्री कहते हैं। वो लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। दिस बाउंड्री में बी रियल
और बाउंड्री में भी इमेजिनरी। जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड की अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री लगी होती है, स्पेसिफिक ये बाउंड्री है। लेकिन अगर हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं तो हम इमेजिनरी बाउंड्री लगा लेते हैं कि वो पत्थर पड़ा हुआ है, अगर उससे आगे गेंद चली गई तो वो 4 रन होंगे या 6 रन होंगे। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी बाउंड्री रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो ये सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री होता है। The part of universe which is under observation is called system. Whole universe except system is called surrounding. The boundary, the line may be real or imaginary, which separates the system from surrounding is called boundary. तो ये 3 बेसिक डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। स्टेट हम हालत को कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम हालत की बात करेंगे वो हम ठोस, माया और गैस की सेंस में बात नहीं कर रहे होंगे। पहले तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे होंगे कि ये ठोस है, माया है या गैस है। बल्कि जब हम स्टेट की बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे जो हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये इसकी स्टेट है। जो चीज़ें, जो फंक्शंस उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टेम्परेचर एक फंक्शन है जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर फंक्शन है, इस तरह वॉल्यूम फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। स्टेट फंक्शंस होते क्या हैं? स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी एक सिस्टम है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है। कितना वॉल्यूम है जी? वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो उसका फाइनल वॉल्यूम है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम किस तरह से चेंज हुआ इसके ऊपर हमने नहीं जाना। ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते कि हमने चेंज किस तरह से लेके आए हैं, ये चेंज किस तरह से आई है। ऐसे फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। उस पहले फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और एक टर्म होती है इंथाल्पी। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। यानी कि ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। चेंज हम किस तरह से लेके आए हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेट फंक्शन को। सपोज़ यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है हमारे पास, भारी पत्थर ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। ज़मीन के ऊपर यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। फिज़िक्स में आपने पढ़ रखा है। हम सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल एनर्जी कहूँगा। यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो ज़ीरो है। जब तक ये ज़मीन से ऊपर नहीं उठेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। जितना ये ऊपर जाता जाएगा इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो बढ़ती जाएगी। हमने इस पत्थर को यहाँ से उठा के इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है। इस पॉइंट के ऊपर इस पत्थर को लेके आना है उठा के। अब 2 तरीके हैं। एक तो ये रास्ता है, हम यहाँ से जाएं, पत्थर को यहाँ से लेके जाएं, यहाँ से, और इस पॉइंट के ऊपर इसे ला के रख दें इस पत्थर को। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट उठाएं किसी चीज़ से और यहाँ पे इसको ला के रख दें। अब दोनों तरीक़ों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो सेम आएगा। चाहे मैं इस पत्थर को इस रास्ते से लेकर जाऊं, यहाँ से सीधा उठा के इसे यहाँ पे रख दूं, या मैं इस पत्थर को यहाँ से पहले लेके जाऊं, इस रास्ते से ऐसे घूमता 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 यहाँ पे लेके जाऊं, जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो सेम है। जब हाइट सेम है तो एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी, जो एनर्जी चेंज आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो चेंज सेम हुई है। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम यहाँ से इसको लेके आए हैं या यहाँ से इसको लेके आए हैं। जो एनर्जी चेंज है वो इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी और इसकी फाइनल जहाँ पे जाकर पत्थर रुका है वहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है। कौन से पाथ से हमने ये काम किया है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? ये एक स्टेट फंक्शन है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने कौन सा पाथ हमने फॉलो किया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, इसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनिशियल वॉल्यूम को हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। वॉल्यूम को हमने इंक्रीज़ करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। V1 से हमने V2 लेके जाना है।
अब वॉल्यूम को बढ़ाने के दो तरीके हैं। हम इसका टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, हम इसके प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ, ये मूवेबल पिस्टन है, मूव करके V2 पे चला जाएगा। या प्रेशर को कम कर दो, जब प्रेशर को कम करेंगे तो तब भी क्या होगा, सॉरी प्रेशर को बढ़ा दो, जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूव करके V1 से कहाँ पे चला जाएगा, V2 पे। लेकिन चूँकि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है तो इसकी हम सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हम देखेंगे। कौन सा रास्ता हमने, किस रास्ते से इस वॉल्यूम को चेंज किया, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे हम टेम्परेचर को चेंज करके वॉल्यूम को चेंज कर दें या प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम को चेंज कर दें। तो स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस रास्ते से हम वो चेंज लेके आए हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। एक होते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं, वर्क और हीट, ये दोनों पाथ फंक्शन है, यानी ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे वर्क कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, वर्क कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, तो जाहिर बात है जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। यहाँ पे वर्क ज़्यादा हो रहा है, वर्क ज़्यादा हो रहा है, एफर्ट ज़्यादा लग रही है, वर्क ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है, कम हो रहा है। इसका मतलब जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर। चूँकि वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए वर्क क्या होगा, यहाँ पे पाथ फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसे फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस तरह से हम वो चेंज लेके आए हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऐसे फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। और स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और इंथाल्पी। तो उम्मीद है कि ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो जितनी भी बेसिक बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो तकरीबन हमने डिस्कस कर ली हैं। जो इंट्रोडक्शन में बेसिक इसकी बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, उनको बताया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।